नमस्कार साथियों। आज अपन न्यू टॉपिक पढ़ेंगे और वो भी आपको ध्यान रखना है। कल हाँ भाई थोड़ा सा उसमें टेक्निकल इशू हो गया बोर्ड के, तो आपके रोग बच गए थे, वो रोग ध्यान रखना है। रोग आपको बिल्कुल उस दिन कल वाली क्लास में आपके रोग बाकी रह गए थे, रोग आपको बिल्कुल लिखाए रहने बाकी रह गए थे। सारे कीट रोग हो गया था, सफेद वायरस, सफेद मक्खी होती है उसका विषाणु जनित रोग होता है, और ये कीट बच गए थे आपके। क्लास कल बोर्ड में डिसमिस हो गया था, तो कीट आपको ध्यान रखना है। कीट में दो तीन आपको ध्यान रखना है। अमेरिकन सुंडी रोग जो होते हैं, गुलाबी सुंडी, अमेरिकन सुंडी, ठीक है, ये कीट होते हैं। एक आपके पिंक वॉल्वम में या गुलाबी सुंडी, गुलाबी सुंडी, और एक होता है आपके स्पॉटेड बोलवर्म। तो अमेरिकन सुंडी, स्पॉटेड या धब्बेदार जिसको बोल सकते हो, ये तीन कीड़े आपको ध्यान रखना है। धब्बेदार सुंडी, इसको बोलते हैं अमेरिकन पिंक वॉलवर्म, जो आपके ध्यान रखना है। अमेरिकन पिंक वॉलवर्म का नाम हेलिकोवर्मा आर्मीजेरा, ये ध्यान रखना भाई, आपको नाम ध्यान रखना है, हेलिकोवर्मा आर्मीजेरा, आर्मीजेरा। इसके बाद में आता है गुलाबी सुंडी, इसको बोलते हैं पिंक वॉलवर्म। और पिंक से याद रखो, पिंक से पेक्टिनोफेरा गोसिपिएला, पिंक से कौन सा होगा, पेक्टिनोफेरा गोसिपिएला। पेक्टिनोफेरा गोसिपिएला, तो पिंक वॉलवर्म। धब्बेदार सुंडी का ध्यान रखना आपको, इयारिस इंसेलुला, तो ये बिल्कुल ध्यान रखना है, इयारिस इंसुलान, इयारिस इंसुलान, तो ये दोनों ध्यान रखना। धब्बेदार सुंडी का इयारिस इंसुलान होता है, गुलाबी सुंडी का पेक्टिनोफेरा गोसिपिएला होती है, पेक्टिनोफेरा गोसिपिएला। तो ये गुलाबी सुंडी। अमेरिकन सुंडी का कौन सा, हेलिकोवर्मा। अब देखो इनमें क्या होता है, अमेरिकन जो सुंडी होती है, ये कपास का बोलवर्म, ये सिर्फ अपना सिर इसके अंदर देता है, बाकी बॉडी बाहर ही रखता है। आई क्या बात समझे, केवल वेदन कौन सा करता है, अपना सिर सिर करता है, कुछ और मत समझना ना। ये कपास है और इसमें आपके सुंडी है। आई क्या बात समझे, केवल कौन से बॉडी का पार्ट अंदर देता है ना। तो इसमें ध्यान रखना, केवल सिर सिर ही देता है, बाकी सब बाहर लटका हुआ रहता है। आई क्या बात समझे, तो इसमें सिर अंदर देता है, बाकी कार्यक्रम बाहर रहता है। इस तरह से देख लेना, ये कपास है, ये कीड़ा है ना। डायग्राम देख के आपको घबराना नहीं है, ऐसा ही है, तो इसका ध्यान रखे। और जो गुलाबी सुंडी है, इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कौन से कीट के अपेक्षा से कपास में डबल सीड फॉर्मेशन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कंफ्यूजन होता है, तो ध्यान दे, या डबल सीड फॉर्मेशन होगा। डबल सीड फॉर्मेशन किस कीड़े के, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, किस कीट के प्रभाव से कपास में डबल सीड का है, दो जोड़े बीज के मिल जाते हैं, तो गुलाबी सुंडी में होता है। और धब्बेदार में ध्यान रखे, फ्लड स्क्वायर, पत्तियों की जो संरचना वो किस प्रकार की हो जाती है, फ्लड स्क्वायर हो जाती है। तो ये ध्यान रखे कौन से कीट का है, तो आपको फ्लड स्क्वायर तो किससे हो जाएगा, धब्बेदार सुंडी से, यानी स्पोटेड बोलवर्म से। फ्लड स्क्वायर का मतलब पत्तियां ऐसे स्क्वायर, यानी स्क्वायर का मतलब गोल हो जाएगी, फ्लड स्क्वायर, ठीक है। और किस कीट के प्रकोप से डबल सीड, यानी दो सीड कपास के एक साथ जुड़ जाएंगे, तो वो तो किससे जुड़ेंगे, अपने गुलाबी सुंडी से। और इसका आपका फ्लड स्क्वायर किससे होगा, तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है, और इस यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। ये कंप्लीट का पास हो गया। और अब पढ़ेंगे अपन मृदा जल। बहुत सारे लड़कों का कमेंट आ रहे थे मृदा जल बताए, तो 10 मिनट के अंदर आपको मृदा जल बता देता हूं मैं, बहुत शॉर्ट में, तो ध्यान से देखे भाई। मृदा जल, मृदा जल यानी पक्के दो क्वेश्चन पक्के आएंगे, 100% दो क्वेश्चन आएंगे आपके सुपरवाइजर में, तो ये भी टॉपिक आपको ध्यान रखना, मृदा जल। और दो क्वेश्चन यहां से पक्के पूछे जाएंगे, और अभी 10 मिनट के अंदर आपके दो क्वेश्चन पक्के। देखो याद कैसे, मृदा जल कितने प्रकार का होता है, तो ध्यान रखिए दो प्रकार का होता है। भौतिकता के आधार पर, फिजिकल वाटर, भौतिकता के आधार पर, अभी 2 मिनट में पढ़ा देता हूं, याद भी करा देता हूं आपको। भौतिकता के आधार पर मृदा जल दो प्रकार का होता है। भौतिकता के आधार पर कौन कौन से होते हैं, तो ध्यान दे, भौतिकता के आधार पर तो 3 प्रकार का होता है। इसमें गुरुत्वीय जल, एक तो गुरुत्वीय जल होता है, उसके बाद में गुरुत्वीय जल के बाद में कौन सा होता है, तो आर्द्रताग्राही जल, और एक आपके होता है आपके केशिका जल। ये तो आ गया इसका क्लासिफिकेशन। दूसरा होता है उपलब्धता के आधार पर, यानी अवेलेबिलिटी के आधार पर, तो ये भी 3 प्रकार का होता है। उपलब्ध जल, या आप इंग्लिश में बोल सकते हो अवेलेबल वाटर। दूसरा होता है अनुपलब्ध जल,
और थर्ड होता है आपके सुपर फ्लो वाटर, सुपर फ्लो वाटर। तो ये तीनों प्रकार के आपके ध्यान रखना, उपलब्ध जल, अनुपलब्ध जल और सुपर फ्लो वाटर। तो भौतिकता आधार गुरुत्वीय जल, गुरुत्वीय जल किसे कहते हैं तो ध्यान रखें, ये इस प्रकार से पढ़ेंगे। अब इनके बारे में डिस्कस करना है, तो मैं आपको एक इंडेक्स बनाऊंगा, बार, एटीएम, ये सब आपको मैं बताऊंगा। तो मृदा जल तीन प्रकार, भौतिकता के आधार पर तीन, गुरुत्वीय जल, आर्द्रता ग्राही जल, केशिका जल। उपलब्ध जल पर ध्यान रखना, उपलब्ध, अनुपलब्ध और सुपर फ्लो जल। अब इसका क्लासिफिकेशन जो काम की बात है वो मैं ले आता हूं आपके, काम की बात आपके ये है। तो देखो मैं एक इंडेक्स बना रहा हूं, अपन सभी को पता है बार का मतलब होता है कि किस वायुमंडलीय दाब पर वो जल अवेलेबल होगा। क्वेश्चन कैसे पूछेगा सर, क्वेश्चन पूछेगा कि परमानेंट विल्टिंग पॉइंट कितने वायुमंडलीय दाब पर उपलब्ध होता है, तो वो वायुमंडलीय दाब आपको याद रखना है। और वो वायुमंडलीय दाब आपको अगर याद रखना है तो इस इंडेक्स को ध्यान रखना है। कोई राजस्थान के ऐसे आपको अगर इसी तरह से अच्छे से समझ जाए, क्योंकि आप इसको याद रखोगे तो लॉन्ग टाइम तक याद नहीं रख पाओगे, इसलिए स्मार्ट स्टडी करनी है। एग्जाम टाइम में स्मार्ट स्टडी बहुत काम देती है। और इसी तरह से आपको इंडेक्स एक बना लेना अपनी कॉपी के अंदर, अभी 1 मिनट में चुटकी में आपको लॉन्ग टाइम तक याद रह जाएगा, कहीं नहीं पढ़ा होगा आपने ऐसा, बिल्कुल इसी प्रकार से। और काउंटिंग आप सभी को आती होगी, ऐसी कोई बात है नहीं, काउंटिंग तो आप सभी को आती होगी। अभी ध्यान से देखना इसको कैसे क्या होगा, बिल्कुल आप लाखों रुपए देख के भी ऐसा कुछ याद नहीं कर पाओगे। अब देखो काउंटिंग इधर आएगा 0.1 से 0.3, ठीक है, इससे बढ़कर कौन सा एक, तो इसके बाद में आता है -15, फिर इसके बाद में आता है -31, फिर आता है -60 और फिर आता है आपके -10,000। ध्यान दे ये माइनस इसके ऊपर नहीं, ये कोई संख्या के ऊपर नहीं है, ध्यान रखे माइनस लगता इसके पीछे क्या है। तो अपन प्रेशर को किस किस में माप सकते हैं, तो ध्यान रखे बार में भी अगर हो सकता है, बार, एटीएम में और मप्पा मेगा पास्कल में, तीनों में आप प्रेशर को माप सकते हैं। अगर संख्या के पीछे -31 बार लिख रहे हो तो ये माइनस आएगा, अगर आप 31 एटीएम लिख देगा तो ये हट जाएगा। यानी ये माइनस का मतलब इस संख्या के माइनस नहीं है, जो उसके पीछे प्रेशर यानी इकाई लग रही है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर माइनस के, अगर बार में आंसर दे रहे हो तो -31 आएगा, और वही चीज अगर एटीएम में लिखोगे तो 31 आ जाएगा। ऐसे नहीं आप देखने लग जाओ माइनस कहां बच गया, तो उसके पीछे अगर बार है, मैं ऐसे बोलूं कि -15 तो क्या आएंगे, माइनस लगा रहे तो आप बताओ क्या आना चाहिए, तो बिल्कुल ध्यान रखना -15 बार आएंगे। और ये चीज अगर मैं 15 एटीएम लिखूंगा, और अगर मैं इसी को दे दूं कि मेगा पास्कल में कितना होगा, तो 15 बार को तो 1.5 बार वो मेगा पास्कल, कैसे है सर मेगा पास्कल, तो ध्यान दे 1 बार बरोबर कितना होता है बताओ, 1 बार बरोबर 0.1 मेगा पास्कल। और या आप ऐसे बोल सकते हो 10 बार बरोबर 1 मेगा पास्कल। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं बोलूं कि 60 बार है, ध्यान दे 60 बार है, तो बताओ मेगा पास्कल में कितना होगा, इसकी संख्या को चेंज करो, मेगा पास्कल में कितना होगा। तो आपको पता है अगर 10 बार में 1 मेगा पास्कल होता है तो 60 बार में कितने मेगा पास्कल होंगे, देख लो यहां लिखा हुआ ना, 1 बार बरोबर 0.1 मेगा पास्कल, 1 में 10 का भाग 0.1, या 10 बार बरोबर 1 मेगा पास्कल। मैं पूछ रहा हूं कि अगर मैं इस संख्या को 60 बार को लिखा तो मेगा पास्कल में कितना होगा, 10 बार में 1 मेगा पास्कल होता था, 60 बार में कितना मेगा पास्कल, 6 मेगा पास्कल आएगा नहीं आएगा, तो 6 मेगा पास्कल। आंसर दोनों आ सकते हैं। आपको क्वेश्चन दे दिया कि परमानेंट विल्टिंग पॉइंट कितने बार पर पाया जाता है, तो आप -15 बार, ये भी सही है, और आपको -1.5 मेगा पास्कल, तो ये भी सही है, क्योंकि 15 में 10 का भाग देंगे 1.5 आएगा। तो इस तरह से ब्रॉड सोचना है, अच्छे से सोचना है। अब अपन इसकी बात कर रहे थे इंडेक्स की, आपके जो थी ये इंडेक्स में नेक्स्ट पेज पे बना देता हूं। तो ये इंडेक्स अपनी थी, और इस इंडेक्स को अच्छे से ध्यान रखना है। यहाँ 0.1 से 0.3 हो गया, फिर माइनस के अपने 15 बार हो गया, फिर माइनस के 31 हो गया, फिर माइनस के 60 हो गए, और फिर लास्ट में आपके कितने हो गए बताओ, 10,000। अब वाटर कौन कौन से चलते हैं, तो ध्यान से अच्छे से समझना है। 0.1 से कम या फिक्स 0.1 पर तो कौन सा वाटर हो जाएगा, 0.1 से कम आते ही तो आपके हो जाएगा गुरुत्वीय जल। आपको पूछे कि गुरुत्वीय जल कितने वायुमंडलीय दाब पर पाया जाता है, तो आप बोल सकते हो 0.1 से लेकर या 0.1 से कम वायुमंडलीय दाब पर जो जल पाया जाता है
तो गुरुत्वीय जल में आप लिख सकते हो 0.1 बार से कम जो जल पाया जाता है उसे गुरुत्वीय जल कहते हैं। आगे होगी बात समझो। तो 0.1 से कम जो बार पर जल पाया जाता है उसे गुरुत्वीय जल। फिर आता है फील्ड कैपेसिटी, क्षेत्र क्षमता। तो क्षेत्र क्षमता, और क्षेत्र क्षमता कितनी होगी तो आपको सभी को पता है 1/3 बार, माइनस के 1/3 बार, क्योंकि 0.1 से 0.3 इस माइनस बार को अपन क्या लिख सकते हैं 0.1 से 0.3 बार। तो ये हो गया फील्ड, इसको बोलते हैं क्षेत्र क्षमता। तो क्षेत्र क्षमता कितने जाल पर रहेगा तो 0.1 से कम आते तो गुरुत्वीय जल। फिर 0.1 से 0.3 पर कौन सा हो गया फील्ड कैपेसिटी। माइनस के 15 बार पर कौन सा वाटर आ जाएगा परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। ध्यान दे भाई, स्थायी मिलानी बिंदु, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट को हिंदी में क्या बोलते हैं स्थायी मिलानी बिंदु। अब आप क्या आता है तो इसके मध्य, अब जो आपके इसको 1/3 इस प्रकार से भी लिख सकते हो। तो 0.1 से लेकर 31 के मध्य कौन सा जल पाया जाता है तो केसी के जल, केसी का जल, केसी के जल, कैपिलरी वाटर। तो ये हो गया। माइनस के 60 बार पर कौन सा पाया जाता है तो आप लिख सकते हो अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट या चरम मुरझान गुणांक। अल्टीमेट को हिंदी क्या होती है चरम मुरझान गुणांक। और अवेलेबल वाटर किस किस के मध्य पाया जाता है तो ध्यान दे, अवेलेबल वाटर पाया जाता है इस फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। यहां लिख देता हूं मैं परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। अवेलेबल वाटर किस किस के मध्य पाया जाता है तो ध्यान रखे फील्ड कैपेसिटी, फील्ड कैपेसिटी कितना बार पर है तो 1/3 बार। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट कितने बार पर है माइनस के 15 बार। तो ये आपको ध्यान रखना, माइनस के 15 बार का मतलब अवेलेबल वाटर किस किस के मध्य पाया जाता है फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट विल्टिंग। क्वेश्चन आता है अवेलेबल वाटर किस किस के मध्य पाया जाता है फील्ड कैपेसिटी व परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के मध्य। तो ध्यान दे फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के मध्य पाया जाता है। फिर मैं वापस एक बार आपको रिपीट कर रहा हूं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस प्रकार से आपको इंडेक्स बना लेना है, फिर इसमें इसी काउंटिंग करना 0.1 से 0.3, फिर आपको ध्यान रखना माइनस के 15, माइनस के आपके 31, 60 और 10,000। यहाँ 0.1 से होते गुरुत्वीय जल, फिर इस पे पिक्स 1/3 भी लिख सकते हो। फील्ड कैपेसिटी जल 15 पे कौन सा आ जाएगा परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, और इस 1/3 से लेकर 31 तक कौन सा जल आ जाएगा केसी का जल। माइनस के 60 बार पे कौन सा अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट, और 31 बार से अधिक, अधिक का मतलब इधर 10,000, 31 बार से अधिक होते ही आपके आर्द्रता ग्राही जल हो जाएगा, आर्द्रता ग्राही जल। ठीक है, तो ये ध्यान रखें 31 बार से अधिक, अधिक का मतलब 10,000 तक जा सकता है। तो 4 प्रकार का जल हो गया। गुरुत्वीय जल का कितने वायुमंडलीय दाब पर पाया जाता है तो आपको ध्यान रखना 0.1 से कम। फील्ड कैपेसिटी कितने बार पर पाई जाती है तो 0.1 से 0.3 बार या 1/3 बार, याद रह जाएगा। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट फिक्स 15 पे पाया जाता है, और अपने अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट भी फिक्स 60 पे पाया जाता है। केसी के जल 1/3 से लेकर 31 तक, 1/3 से लेकर 31 तक। और अवेलेबल वाटर किस किस के मध्य पाया जाता है फील्ड कैपेसिटी व परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के मध्य पाया जाता है। फील्ड कैपेसिटी व परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के मध्य अवेलेबल वाटर आपके पाया जाता है। तो ऐसे याद रह जाएगा। इसी तरह से आपको ध्यान रखना, अच्छे से याद रह जाएगा। अब इसकी इंडेक्स से और आपको पीएफ वैल्यू ध्यान रखनी है, और मैं इस जल के बारे में 2-4 बातें बोल देता हूं, वैसे लिखने जितना टाइम है नहीं। लेकिन देखो गुरुत्वीय जल होता है तो पहले कितने वायुमंडलीय दाब पर पाया जाता है तो 0.1 से 0.3 से कम, या आप लिखते हो 0.1 से कम वायुमंडलीय दाब पर पाया जाता है। ध्यान दे ये पौधे को उपलब्ध नहीं होता है, ये पौधे को उपलब्ध नहीं होता है, पौधे को उपलब्ध नहीं होता है। ठीक है, पौधे को उपलब्ध नहीं होता है। और ये कौन से बड़े रंध्रों के द्वारा, बड़े रंध्रों के द्वारा, बड़े रंध्रों के द्वारा गुरुत्वीय बल के विरुद्ध, गुरुत्वीय बल के द्वारा नीचे चला जाता है, नीचे चला जाता है, लिख लेना नीचे चला जाता है गुरुत्वीय जल। उसके बाद में देखो नेक्स्ट जो जल आपके परमानेंट विल्टिंग कोफिशिएंट बोलते हैं, विल्टिंग कोफिशिएंट। और विल्टिंग कोफिशिएंट के दो भाग होते हैं, मलानी बिंदु या मलानी गुणांक। ये ध्यान रखना मलानी गुणांक, इसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है आपके अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट, अस्थायी मलानी बिंदु, अस्थायी मलानी बिंदु, और एक होता है आपके परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। इन दोनों में बहुत सारी बुकों में दे रखा है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पर पौधे मर जाते हैं। ध्यान रखे मरते नहीं है, पौधे मरेगा नहीं।
अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं? वह अवस्था जिस पर सिंचाई देने पर मुरझाया हुआ पौधा वापस खड़ा हो जाता है। आप तो इसे ध्यान रखो, अगर आपका प्लांट मुरझा गया और मुरझाया हुआ प्लांट वापस खड़ा हो जाता है तो अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट। अगर मुरझाया पौधा वापस खड़ा नहीं होता है, मरेगा नहीं, कोमा में जाना होता है ना, वैसे अगर मुरझान टूटती है तो अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट, अगर मुरझान नहीं टूटती है तो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। आगे समझ में, बहुत सारे बुकों में देता है यहाँ पौधा मर जाता है, ध्यान रखें पौधा अल्टीमेट जो विल्टिंग पॉइंट है वहां मरता है, ठीक है। परमानेंट और अल्टीमेट जो विल्टिंग पॉइंट होती है, जिसे चरम मुर्जांक गुणांक UWP जो 60 बार बताई थी, वहां पे ध्यान रखना है। ये स्थायी परमानेंट हो जाती है, अल्टीमेट है, ठीक है, और इसका आपको ध्यान रखना है। तो इस पे मृत्यु है। और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के बारे में ध्यान रखना आपको, चरम मुर्जांक गुणांक ये अस्थायी मैलानी बिंदु होता है। और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट किसने खोजा था? ब्रिक्स व संतज। और ये जो बता रहा हूं मैं, संतज लिख लेना, संतज जो भी हो। और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट का सूचक पौधा कहां है? एसकेएन में पूछा है, यहां से 200% क्वेश्चन आएगा। और बाहर भी आपकी जो एमड्रिद आप पूछे ना, वो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, तो इसका सूचक पौधा आपको ध्यान रखना है। ये 200% लगा लेना। एसकेएल वाले में पूछा सूचक पौधा कौन सा है, तो सूरजमुखी। आपको पूछेगा परमानेंट विल्टिंग पॉइंट का सूचक पौधा कौन सा है, स्टार लगा लेना इसके, सूरजमुखी होता है। कितने वायुमंडलीय दाब पर पाया जाता है? तो ध्यान रखिए -15 बार पर पाया जाता है, ठीक है। और ये बाकी बातें आपको ध्यान, ब्रिक्स व संतज ने खोजा था। सूचक पौधा कौन सा? सूरजमुखी। कितने बार पर पाया जाता है? -15 बार पर। मलानी बिंदु कोई नहीं पूछेगा। स्थायी मलानी बिंदु क्या होता है? सिंचाई देने पर अगर पौधा वापस खड़ा हो जाता है तो अस्थायी मलानी बिंदु। अगर वापस खड़ा नहीं होता है तो उसे बोलते हैं अपन क्या? परमानेंटली गया। अब एक आपके ध्यान रखना है, अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट। तो मैं अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट कितने पर पाया जाता है? -60 बार पर पाया जाता है। इसका भी कोई ज्यादा कुछ खास नहीं है। इसके बाद में आता है आपके केसिका जल। केसिका जल या कैपिलरी वाटर, तो कितने बार पर पाया जाता है? तो 1/3 से लेकर 31 बार वायुमंडलीय बार पर यह पाया जाता है केसिका जल। क्या सूक्ष्म रंध्र द्वारा, सूक्ष्म रंध्र पाए जाते हैं इसमें, ध्यान रखें। सूक्ष्म रंध्र यानी अवेलेबल होते हैं, माइक्रोस्पोर्स होते हैं। यह जल पौधों को उपलब्ध होता है, बिल्कुल होता है, पौधे को उपलब्ध होता है। तो यह भी ध्यान रखना है, सूक्ष्म रंध्र पाए जाते हैं। ये ध्यान रखना कैसे रंध्र पाया जाता है, सूक्ष्म रंध्र, और ये पौधे को उपलब्ध होता है केसिका जल। ये भी काम की बात है, अवेलेबल। इसके बाद में आता है आपके आर्द्रता ग्राही जल। तो आर्द्रता ग्राही जल के बारे में बताया, -31 बार से अधिक वायुमंडलीय दाब पर पाया जाता है, अधिक बताया था मैंने। और इसमें क्या होता है? मृदा सूक्ष्म जीव के लिए लाभ है, क्योंकि ये नीचे चला जाता है। मृदा सूक्ष्म जीव के लिए लाभकारी होता है। और इसमें क्या होता है? इसको हाइग्रोस्कोपिक वाष्पशील वो भी बोलते हैं। इसमें जल का क्या हो जाता है? वाष्पीकरण हो जाता है। ध्यान रखे, इसमें जल वाष्प के रूप में उठता है। किस जल में वाष्प के रूप में होता है? तो आपके कौन सा हो जाएगा? आर्द्रता ग्राही जल में। इसके बाद में नेक्स्ट एक दो बात और है जो आपको ध्यान रखनी है, फील्ड कैपेसिटी। फील्ड कैपेसिटी यानी क्षेत्र क्षमता क्या होती है? आपको बताऊं, मान लो आप पानी दिए, पानी देने के बाद 48 से 72 घंटे तक आप रुकोगे। 48 से 72 घंटे के बाद में जो गुरुत्वीय बल के द्वारा जितना वाटर जाना था वो चला गया। उसके बाद में 48 से सर पहले क्यों नहीं गए? क्योंकि पहले आपको देखना पड़ेगा जितना जाना उतना जाने दो। अगर 48 से 72 घंटे बाद में जाने के बाद अगर आप उसको कंट्रोल करते हो, रुकते हो, 48 से 72 घंटे के बाद में गुरुत्वीय बल के विरुद्ध जो जल बचता है उसे क्षेत्र क्षमता कहते हैं। तो फील्ड कैपेसिटी कितने पर पाया जाता है? तो सभी को आपको पता है, -1/3 या आप 0.1 से 0.3 बार। और अगर मेगा पास्कल में आएगा तो 0.01 से 0.03 मेगा पास्कल। और सभी का और का आपका बदल देना। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट का कितना होगा? 1.5 मेगा पास्कल। अल्टीमेट का कितना होगा? 6.0 मेगा पास्कल। फील्ड कैपेसिटी का मापन कितने करते हैं? सिंचाई के 48 से 72 घंटे बाद में इसका मापन करते हैं। और गुरुत्वीय बल के विरुद्ध जो जल बच जाता है उसको अपन कौन सा जल कहते हैं? फील्ड कैपेसिटी या क्षेत्र क्षमता जल। उपलब्ध जल किस किस के मध्य पाया जाता है? ध्यान रखिए, उपलब्ध जल, तो बिल्कुल उपलब्ध जल। फील्ड कैपेसिटी वह परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के मध्य जो जल पाया जाता है उसे उपलब्ध जल या प्राप्य जल कहते हैं। प्राप्य जल आपके ऐसे लिखा हुआ होगा, प्राप्य जल। और कितना बार होगा? तो 1/3 से लेकर -15 बार। अब मैं इसको इंडेक्स में बता रहा हूँ, ये थ्योरेटिकल थोड़ी बातें थी वो आपको बता दिया है। अब मैं लास्ट में इंडेक्स बना रहा हूँ। ये इंडेक्स आपके बहुत काम की है, सिर्फ 1 मिनट की इंडेक्स है,
और उसमें आपको पीएफ वैल्यू ध्यान रखनी, सबकी पीएफ वैल्यू क्वेश्चन आता है। देखो इधर बार वो पीएफ वैल्यू आपको ध्यान रखनी है, किसकी पीएफ वैल्यू कितनी होती है। पीएफ वैल्यू क्या होती है, पोटेंशियल फोर्स, यानी 1 सेंटीमीटर के जो सतह होती है उससे ऊपर कितना फ्री वाटर है, पोटेंशियल फोर्स बोलते हैं। तो मैं यहां लिख लूं संतृप्त मृदा, कुछ नहीं, आपको जो काम की बात है वो याद रखो, ज्यादा कुछ नहीं है। कितने मेगापास्कल, पहले तो फील्ड कैपेसिटी, एक आपके परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, और इसके बाद में आपके हो जाता है आर्द्रता ग्राही जल। तो ये देखो आपको कितने बार पर पाया जाता है, तो और यहाँ आपके पाया जाता है पीएफ मान कितना होता है, इन तीनों का ध्यान रखना भाई। पीएफ मान पक्का पूछा जाएगा, पीएफ मान किसका कितना होता है। तो फील्ड कैपेसिटी कितने बार पर पाई जाती है, 1/3 बार पर। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट -15 बार पर। आर्द्रता ग्राही -31 बार से अधिक। और आपके होता है केशिका जल, केशिका जल का ध्यान रखना कितना पाया जाता है, 1/3 से लेकर 31 बार के मध्य पाया जाता है। तो ये ध्यान, फील्ड कैपेसिटी की पीएफ वैल्यू कितनी होती है, तो 2.54। इसकी कितनी होती है, तो 4.18 या 4.2। ये एसकेएन में पूछा था, एसकेएन वाले पेपर में। तो ध्यान दे पीएफ वन का मतलब ये फिक्स रट के रखना, फील्ड कैपेसिटी कितना होता है 2.54, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट का 4.18 या 4.2, आर्द्रता ग्राही का कितना होता है 4.5, 4.5। बस ये ध्यान रखना है, ये पक्का इस इंडेक्स को रट लेना। आपके आर्द्रता परमानेंट माइनस पर्दा केशिका इतना हो गया, और इसके बाद में कौन सा बचा, बस ये जल बचे। तो ये ध्यान रखना फील्ड कैपेसिटी कितने बार पर उपलब्ध होता है, क्वेश्चन इसमें से पूछेगा। लास्ट में इसका सारांश बता दिया, 1/3 बार पर। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट कितने बार पर उपस्थित होते हैं, -15 बार पर। आर्द्रता ग्राही जल 31 बार से अधिक। केशिका जल 1/3 से लेकर 31 तक। फील्ड कैपेसिटी का पीएफ मान कितना है, वहां बार मत बता क्या ना, पीएफ लिखा मिलते ही ये डाटा, एक तो इसको रट लो और एक इसको रट लो, दो को रट के रखना पक्का है। तो कैसी लगी क्लास, जल्दी से जल्दी इसको शेयर कर दे। और ये जो इंपॉर्टेंस बात थी जो आपको बता दिया, पक्के 2 क्वेश्चन आएंगे और अच्छे से 10 मिनट में याद कर ले। ओके थैंक यू। नेक्स्ट क्लास और 31 तारीख को आपकी मैराथन क्लास रखी जाएगी, उसमें इंपॉर्टेंट 200 क्वेश्चन होगी। डेली से डेली आप इतना कर रहे हैं तो आप भी शेयर करें इसको। ओके थैंक यू।